तकरीबन 1 मील चलने के बाद हमारा ये काफिला थोड़ी देर आराम करने की नीयत से सड़क के किनारे रुक गया। माइकल और मैग एक साफ सी जगह देखकर बराबर बराबर लेट गए। दोनों एयर होस्टेस, जो बेचारी अब तक बिल्कुल खामोश रही थी और जिनके चेहरों से मुसलसल खौफ और दहशत के आसार झलकते थे, उनके नजदीक ही बैठ गईं। मैंने इस मौके से फायदा उठाया और मोरना के पास पहुंच गया, जो अपने बॉस के नजदीक बैठी हुई थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी, वो किसी गहरी सोच में गुम थी। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने सर उठाया और उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। मैं उसके नजदीक बैठकर बोला, किस बात का मोरना? उसने कहा, इसका कि तुमने मुझे फरामोश नहीं किया और फुर्सत मिलते ही मेरे पास आ गए। मैंने कहा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ मोरना, कि अगर तकदीर ने हमें जिंदगी बख्श दी तो मैं तुम्हारा साथ निहायत खुशगवार करूंगा। मोरना ने कोई जवाब न दिया। मैंने मिस्टर हाइकर की जानिब देखा। कहा, मिस्टर हाइकर, कैसी तबीयत है आपकी? हाइकर खाली खाली निगाहों से मेरी जानिब देखने लगा। यूं महसूस होता था जैसे वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा हो। मैं आहिस्ता से उसकी जानिब झुका और धीमे लहजे में कहा, मेरा नाम अली है मिस्टर हाइकर। मुमकिन है इससे कबल आप ये नाम सुन चुके हों। किसी ने आपको इस नाम के बारे में बताया हो? क्या आप जहन पर जोर देना पसंद करेंगे? हाइकर ने मेरी बात का जवाब न दिया। वो बदस्तूर खाली खाली निगाहों से मुझे देखता रहा। मैंने कहा, मुमकिन है वेनिस में हमारी मुलाकात होने वाली हो। आप भी तो वेनिस ही जा रहे थे ना? मैंने हाइकर के चेहरे पर निगाह जमाई हुई थी, लेकिन उसके चेहरे के उजलात में कोई तब्दीली पैदा न हुई और मुझे किसी कदर मायूसी का सामना करना पड़ा। मैंने दोबारा कहा, इसके बावजूद मिस्टर हाइकर, क्या आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया? अगर आप जरूरत महसूस करें तो मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। इस दौरान मोरना बोली, क्या बातें कर रहे हो अली? मिस्टर हाइकर को मैं अच्छी तरह चेक कर चुकी हूँ। वो यकीनी तौर पर इस हादसे से शदीद मुतासिर हुए हैं। कोई बात नहीं करते, मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोले। मोरना मेरी सरगोशी नहीं सुन पाई थी, लेकिन उसने ये महसूस कर लिया था कि मैं मिस्टर हाइकर से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, हाँ मोरना, यही महसूस होता है। मैं जायजा ले रहा था इस बात का कि मिस्टर हाइकर की ज़हनी कैफियत क्या है। वो बोली, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं इनके लिए सख्त रंजीदा हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हम सब पर अपनी अपनी जिंदगियां ही भारी हैं। हम किसी के लिए क्या सोचें? मैंने कहा, नहीं मोरना, हमें अभी मायूस नहीं होना चाहिए। देखो हालात कौन सी करवट बदलते हैं। वो बोली, तुम्हें जिंदगी की उम्मीद है अली? मैंने कहा, हाँ मोरना। वो बोली, ये इतना आसान नहीं होगा। मुमकिन है हम में से कुछ खुश नसीब बच जाएं, लेकिन वो कौन होंगे और किस तरह बचेंगे, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मोरना के लहजे में मायूसी थी। मैंने कहा, मेरा मजहब दूसरा है मोरना, और हम लोग कभी मायूस नहीं होते। वो बोली, तुम मुस्लिम हो ना अली? मैंने जवाब दिया, हाँ, और मोरना गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। उसके बाद हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मैं मोरना के पास से हट गया था। कुछ देर की तन्हाई मिली तो मेरा जहन अपनी इस मुहिम में खो गया। अब कोई इम्कान नहीं रहा था। बर्फ के ये वीराने नई कहानियां तख्लीक कर रहे थे और पुरानी कहानियां उनमें खो गई थीं। मिस्टर हाइकर पर मुझे शुबा हुआ था और मोरना की गुफ्तगू से भी मिस्टर हाइकर की एक पुरस्कार शख्सियत उभरी थी। लेकिन मिस्टर हाइकर की कैफियत, अगर ये वही थे, तब भी अब सूरत हाल बदल गई थी। सिर्फ एक मोहूम उम्मीद पर तो किसी के लिए इतना कुछ नहीं किया जा सकता था। यहाँ तो सभी मदद के काबिल थे। जहन किसी कदर तकद्दुर का शिकार हो गया, लेकिन फिर खुद को समझा लिया कि जाहिर है मैं किसी तफरीही दौरे पर नहीं निकला था। पहली मुहिम में भी जान की बाजी लगाई थी। हालात किसी किताबे तो नहीं होते, यही सब कुछ करना था, क्योंकि खुद को उसके लिए वक्फ कर दिया था। इसी तरह किसी दिन जिंदगी मौत के सुपुर्द हो जाएगी। इन हालात में मुझसे ज्यादा दलेर तो किसी को नहीं होना चाहिए। अपने ही एहसास ने तकवीयत बख्शी, इरादों को इस्तेहकाम मिला और दिल का तकद्दुर किसी कदर कम महसूस हुआ। लोबो पर निगाह पड़ी और उसके चेहरे पर छाई हुई बेफिक्री बहुत दिलचस्प महसूस हुई। दिल चाहा कि उससे कुछ बातें की जाएं। मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा, हेलो लोबो। लोबो के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हेलो मास्टर। मैंने पूछा, बहुत पुरसुकून हो? उसने कहा, हाँ मास्टर, ये मनाजिर बहुत दिलकश हैं। मैंने इससे कबल बर्फानी इलाके नहीं देखे थे। मैंने हैरत से कहा, जिंदगी और मौत की ये कशमकश तुम्हें दिलकश महसूस हो रही है? लोबो ने तमस्खराना अंदाज में कहा, जिंदगी मौत, ये दोनों लफ्ज इतनी बार मेरे सामने आ चुके हैं मास्टर कि अब इनकी कोई हकीकत नहीं रही। मौत बहुत आसानी से आ जाती है, कहीं भी किसी भी वक्त, और जिंदगी। लोबो हंसने लगा। मैंने कहा, फिर तू फलसफी बन गया है। उसने कहा, हर जी रूह फलसफी है चीफ, बशर्ते के खुद पर गौर करे। लोग गौर नहीं करते। वैसे ये मिस्टर रेक्सन तुम्हारे बारे में बड़े तजस्सुस का शिकार हैं। मैंने पूछा, मिस्टर रेक्सन? उसने कहा, हाँ, निहायत खुश अखलाक और हलीमुत्तबा इंसान है। मैंने पूछा, मगर हैं कौन?
उसने कहा, वही मास्टर जो सबसे बाद में जख्मी हालत में तैयारे से बरामद हुए थे और जिन्होंने स्ट्रेचर पर लेटने से इनकार कर दिया था। मेरे जहन में भी दिलचस्पी और तजस्सुस की एक लहर दौड़ गई और मैंने दुस्दीदा निगाहों से रेक्सन को देखा जो उस वक्त एडलर से बातें कर रहा था। मैंने लोबो से सवाल किया, क्या तजस्सुस था उन्हें मेरे बारे में? वो बोला, मेरे और तुम्हारे दरमियान ताल्लुक का पूछ रहे थे। मैंने कहा, क्या पूछ रहे थे? बोला, यही कि मिस्टर अली से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? लोबो ने कहा, मैंने जवाब दिया कि हमारे दरमियान गहरी दोस्ती है। फिर वो दूसरे सवालात करने लगे। वेनिस जाने का मकसद दरियाफ्त किया और बड़ी देर तक तुम्हारे बारे में बातें करते रहे कि तुम्हारा ताल्लुक कौन से मुल्क से है, बैरूत में तुम्हारा क्या कारोबार है, कितने अरसे से वहां रहते हो वगैरह। मैंने कहा, ये तो आम सी बात है लोबो, जो कोई भी अजनबी एक दूसरे से कर सकता है। तुम्हें इसमें ऐसी कौन सी खास बात महसूस हुई जो तुमने मुझसे उनका तस्करा किया? वो बोला, मैंने कहा ना मास्टर, उनके अंदाज में तजस्सुस था, जैसे वो तुम्हारी अंदरूनी शख्सियत का पता चलाना चाहते हो। मैंने कहा, खैर कोई बात नहीं। लोबो की बात पर मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन दौरान सफर एक बार रेक्सन की कुर्बत हासिल हो गई। मुझे देखकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। हेलो मिस्टर अली। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। उसने कहा, क्या दिलचस्प मरहला है, हम इसे किस्मत का खेल कह सकते हैं। एक दिन पहले अगर इन बदनसीबों को कोई बताता कि उन पर क्या बीतने वाली है तो कौन यकीन करता, लेकिन अब उन्हें देखकर दुख होता है। मैंने कहा, हाँ, तकदीर के खेल दिलचस्प होते हैं। आप वैसे कहाँ जा रहे थे मिस्टर रेक्सन? वो बोला, पानियों की सरजमीन वेनिस में। मैंने कहा, ओ, मैं भी वहीं जा रहा था। रेक्सन ने कहा, मुझे इल्म है। मैं चौंक कर उन्हें देखने लगा, क्या मतलब? रेक्सन ने कहा, तुम्हारे दोस्त मिस्टर लोबो से इस सिलसिले में बात हो चुकी है। मैंने कहा, ओ अच्छा, वैसे आप किसी खास मकसद के तहत वेनिस जा रहे थे? उसने कहा, हाँ, अफसोस के बाज़ औक़ात हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते और हम गैर मुतवक्के तौर पर अपनी शख्सियत खो बैठते हैं। मेरा जो मिशन था, अब मैं उसके बारे में सोचना छोड़ चुका हूँ। हाँ, अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं अपने मकासद पूरे कर लूंगा। मैं पुरख्याल निगाहों से रेक्सन को देखता रहा और फिर मैंने खुद पर नफरीन की। क्या अहमकाना बात है कि मैं हर शख्स को ऐसी ही निगाहों से देखने लगता हूँ, उसके बारे में तजस्सुस करने लगता हूँ। मुझे वेनिस पहुंचकर तंजीम के मकासद की तकमील करना थी, लेकिन अब दरमियान में जो कुछ हो गया था उसे रोकना मेरे बस की बात नहीं थी। जैसा कि हालात व शवाहिद से जाहिर होता था, ये साजिश मेरे और इस शख्स के खिलाफ ही हो सकती है, तो फिर वाकयात और माहौल के बदलने में देर नहीं लगनी चाहिए। चुनाचे अब ये अहमकाना तजस्सुस बेकार था। जो हम नीचे उतरते जा रहे थे, हमारी जिस्मानी हालत बेहतर होती जा रही थी। इस दौरान में उस काफिले ने 3 बार कयाम किया था। बल खाते पहाड़ों पर और कोई ऐसा निशान नहीं नजर आया जिसे देखकर ये एहसास होता कि कुर्बो जवार में कोई मौजूद है। चौथी मरतबा आराम करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो दफतन पहाड़ों से गोलियां बरसने लगीं। लातादाद गोलियां सनसनाती हुई हमारे सरों से गुजर रही थीं और तमाम मुसाफिर दम बखुद रह गए थे। एक लम्हे के लिए किसी की समझ में न आया कि क्या होगा और ये आवाजें कैसी हैं, लेकिन दूसरे लम्हे माइकल ने चीख कर लोगों से एक बड़ी चट्टान की आड़ में हो जाने के लिए कहा और सहमे हुए दहशतज़दा मुसाफिर चट्टान की आड़ की तरफ दौड़ पड़े। गोलियां जिस समत से आ रही थीं, ये चट्टान उनसे बचाव का बेहतर जरिया थी। फायरिंग जिस अंदाज में हो रही थी उससे पता चलता था कि एक बड़ी तादाद ने हमें घेरे में ले लिया है। माइकल, मैग और दूसरे लोग अपनी जगह बेहिस्सो हरकत थे और फायरिंग की आवाज पहाड़ों में इस तरह गूंज रही थी जैसे गोलियां न चल रही हों बल्कि गोले फट रहे हों। चंद मिनट तक गोलियां मुसलसल बरसती रहीं और उसके बाद यकलख्त खामोशी छा गई। मैं आसपास किसी आहट का मुंतजिर था। मेरे अंदर वही जुनूनी कैफियत उभर आई थी जो मुझे अंधे इक़दामात करने पर मजबूर कर देती थी। मैंने चट्टान की आड़ से निकलकर उस समत में नजर दौड़ाने की कोशिश की जिधर से गोलियां बरस रही थीं, तो मोरना ने जल्दी से मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने चौंक कर मोरना की सूरत देखी। उसकी आंखों में खौफ और दहशत और प्यार मुंजमद था। मैंने कहा, मोरना? वो बोली, हाँ अली, मत जाओ प्लीज, कहीं कोई गोली तुम्हें न लग जाए। मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो करना ही है। और उसी वक्त माइकल मेरे पास पहुंच गया। वो परेशान लहजे में बोला, कौन लोग हो सकते हैं वो? आखिर कौन है और क्या चाहते हैं? मैंने कहा, वो कौन है मिस्टर माइकल, ये तो शायद मैं न बता सकूं, लेकिन क्या चाहते हैं इसका अंदाजा तुम्हें खुद भी होगा। माइकल ने कहा, मैं नहीं समझा। मैंने कहा, गोलियां चलाने का मकसद हमारी मौत ही हो सकता है। माइकल ने कहा, ओह, मगर हम उनसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? और फिर अपने कोट की अंदरूनी जेब से .25 का एक ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल लिया था। मैं और वहां मौजूद तमाम लोग चौंक पड़े। खुद माइकल का साथी मैग, जो इस दौरान में वहां पहुंच चुका था, पिस्तौल देखकर हैरान रह गया। माइकल ने कहा, इसमें 6 गोलियां हैं, सिर्फ 6। अफसोस मैं जरा सी जहानत से काम ले लेता तो शायद कुछ और गोलियां भी मुझे मिल जाती।
मैग ताज्जुब से बोला, मगर माइकल, ये पिस्तौल? माइकल ने कहा, मैंने शदीद ज़हनी हिजान के बावजूद ये काम कर डाला था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मुमकिन है मुझे खतरनाक हालात से निपटना पड़े। तैयारे की तबाही के बाद मेरे बेपनाह दुश्मन हो सकते थे, जैसे मिस्टर एडलर। इसलिए मैंने ये पिस्तौल अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बल पर डायर मुझे यहाँ तक लाया था। ये पिस्तौल डायर का है। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। मैंने कहा, वाकई मिस्टर माइकल, आपने ये काम शानदार किया। अगर आप मुनासिब समझें तो ये मुझे दे दें, शायद मैं इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। माइकल ने पिस्तौल मेरे हवाले कर दिया। मैं चट्टान की आड़ से एक बार फिर गर्दन निकाल कर इधर उधर देखने लगा। कोई 25 फुट आगे बढ़ने के बाद चट्टान कौस की तरह मुड़ रही थी। मैं अभी चट्टान की आड़ से निकला भी न था कि दफतन फिर गोलियां चलने लगी। कई गोलियां मेरे सर से शाएं शाएं करती हुई गुजर गईं। मैं फुर्ती से जमीन पर लेट गया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत करीब से फायर किए हों। फिर यकयक सामने से एक आदमी की खोपड़ी बड़े से पत्थर के अकब से उठती हुई दिखाई दी और मैंने शिस्त बांध कर फायर कर दिया। नामालूम दुश्मन के हलक से एक करीह चीख निकली और फिर खामोशी छा गई। कई लम्हात गुजर गए, लेकिन उस तरफ अब बिल्कुल खामोशी थी। मैं चट्टान की आड़ से निकल आया और रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरे पीछे माइकल और मैग ने भी आगे बढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। उस बड़े चट्टानी पत्थर के पीछे एक शख्स अपने ही खून में नहाया हुआ मुर्दा पड़ा था। मेरे पिस्तौल से निकली हुई ताकतवर गोली ने उसके दिमाग को फाड़ दिया था। माइकल ने गहरा सांस लिया और फिर जोर से लाश के पहलू में ठोकर मारी। ये शख्स मर चुका था और अब उसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। हमने आगे बढ़कर उसकी राइफल पर कब्जा कर लिया, लेकिन राइफल का मैगजीन खाली था। वहां से नीचे गहराई में बल्कि दूर दूर मीलों तक का मंजर हमारे सामने था। माइकल ने हाँफते हुए कहा, खुदा की पनाह, और भी कैबिन? हमने उसकी बात पर चौंक कर नीचे गहराई की तरफ झांका। लकड़ी के कैबिनों की एक कतार दूर तक चली गई थी। माइकल जैसे खुद से सवालात कर रहा था। बोला, मगर सवाल ये है कि ये शख्स तन्हा यहाँ क्या कर रहा था? मुमकिन है वो उन्हीं कैबिनों के अंदर हो, मगर दूर से तो यूं लग रहा है जैसे ये अंदर से बिल्कुल वीरान है। मैग इस दौरान में तेजी से मरने वाले के कपड़ों की तलाशी ले रहा था। चंद मुड़े तुड़े करेंसी नोटों के सिवा उसकी जेब से कुछ न निकला। मैं गौर से इधर उधर देख रहा था। अगर ये शख्स भी उन्हीं लोगों का साथी था जो मेरे या उस पुरस्कार शख्सियत के ताक़ुब में थे, तो यकीनी तौर पर कुछ और लोगों को भी यहाँ होना चाहिए। क्या माइकल के ख्याल के मुताबिक वो लोग इन कैबिनों में मौजूद हैं? वाकयात अजीबोगरीब अंदाज में पेश आ रहे थे। अगर ये शख्स तन्हा था तो उसने हम पर फायरिंग क्यों की? इस फायरिंग का मकसद क्या था? बात किसी तरह समझ में नहीं आ रही थी। मैग की आवाज उभरी, अब क्या ख्याल है मिस्टर अली? माइकल ने कहा, मुझे शक है कि ये शख्स यहाँ अकेला था। मैंने कहा, नहीं मिस्टर माइकल, अगर ये शख्स वाकई यहाँ अकेला था और इसके साथ ही यहाँ से कहीं दूर हैं, तो फिर इसने फायरिंग करके हिमाकत का सबूत दिया है, क्योंकि हम लोग चौकन्ना हो गए। माइकल ने राय जाहिर की। बोला, यह भी तो मुमकिन है कि वो इस फायरिंग से हमें यहीं रोके रखना चाहता हो और इसे अपने साथियों का इंतजार हो। फिर बोला, वैसे मिस्टर अली, मैं सही निशाने पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। इस निशाने ने इस वक्त हमें एक जबरदस्त खतरे से निजात दिलाई, वरना ये कुत्ता हम में से एक आध को जरूर ले मरता। मैं खुद पिस्तौल से सही निशाना नहीं लगा सकता, कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आई। आप बिलाशुबा हैरत अंगेज हैं मिस्टर अली। मैग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अली बेहतरीन निशानेबाज हैं। वैसे ये शुरू ही से खुद को हैरत अंगेज साबित करते रहे। फिर बोला, मेरा ख्याल है हमें वक्त जाया किए बगैर यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। उन कैबिनों की समत में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लाश पर आखिरी निगाह डालने के बाद हम वहाँ से चल पड़े। मैग ने बड़बड़ाते हुए कहा, कमबख्त की जेबों से अगर कुछ बरामद हो जाता तो ये पता तो चल जाता कि ये है कौन। इस बात का मैंने या माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया था। हम सहमे हुए लोगों के नजदीक पहुंच गए। उन्हें इत्मीनान दिलाया कि खतरा दूर हो चुका है। पहले तो किसी को यकीन न आया कि इतनी जल्दी खतरा क्यों कर दूर हो गया, लेकिन जब आगे बढ़कर उन्होंने अपनी आंखों से खुद उस नामालूम शख्स की लाश और उसकी राइफल भी देख ली तो उन्हें यकीन आ गया। हमने रास्ता तय करते हुए लाश उठाकर एक गहरे खड्ड में उछाल दी और हद्दुल इम्कान वहां से खून के धब्बे भी साफ कर दिए। एहतियात का तकाजा यही था। माइकल ने मेरी इस बात से इत्तेफाक किया और कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें मजीद एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर उन कैबिनों में दुश्मन के कुछ और आदमी भी छुपे हुए हमारे करीब आने का इंतजार कर रहे हों तो क्या होगा? मैग ने तशवीशनाक लहजे में कहा, हाँ, इस बात का इम्कान है। मेरा ख्याल है कि हमें सड़क छोड़ देनी चाहिए और उन चट्टानों के अकब में चलते रहना चाहिए। मैंने उसकी बात को तस्लीम करते हुए कहा, मैग बिल्कुल ठीक कह रहा है। चुनाचे हमने सड़क के जरिए सफर करने का प्रोग्राम मंसूख कर दिया और नीचे उतरकर चट्टानों के अकब में चलने लगे। ऐसा करने में अगरचे दिक्कत जरूर थी, लेकिन दुश्मन के अचानक और फौरी हमले से हम महफूज रह सकते थे। एक लंबा और दुश्वार गुजार रास्ता तय करने के बाद हम उन कैबिनों तक पहुंच गए।
मगर वहां किसी इंसान का वजूद नहीं था। हर तरफ वीरानी और सन्नाटा फैला हुआ था। यूं लगता था जैसे सदियों से उस इलाके में किसी इंसान का गुजर न हुआ हो। हम परेशान निगाहों से उन कैबिनों को तकते रहे। फ्रेड ने ज़ेरे-लब कहा, मुझे यकीन है यहाँ कोई नहीं है। माइकल बोला, कोई धुआं वगैरह भी किसी कैबिन से नहीं उठ रहा जिससे अंदाजा हो कि यहाँ कोई है। मैग ने चारों तरफ देखते हुए कहा, बड़ा पुरस्कार सा माहौल लगता है। मुमकिन है उन बदमाशों ने हमें फंसाने के लिए कोई गहरी चाल चली हो। हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। इन कैबिनों में दाखिल होने में भी मुकम्मल एहतियात रखना सूदमंद होगा। यूं करते हैं कि बाकी लोगों को यहीं छोड़ देते हैं। मैं, माइकल और अली वहां चलते हैं। मैंने कहा, हाँ ये बेहतर होगा। मिस्टर ऑस्टिन, क्या आप इन लोगों का ख्याल रखेंगे? बूढ़े ऑस्टिन ने कहा, यकीनन। आप लोग इत्मीनान से जाएं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम यहाँ कम से कम इन लोगों के तहफ्फुज़ का बंदोबस्त तो कर सकते हैं। हम लोग गहरे खड्ड में उतरकर कैबिनों की जानिब बढ़ने लगे। कभी कभी हमारे सामने टीले आ जाते थे और पीछे खड़े हुए लोग हमारी निगाहों से ओझल हो जाते। मैं तरबियत याफ्ता था और इस तरह आगे बढ़ रहा था कि अगर मुझ पर फायर भी किया जाता तो अपना बचाव कर सकता था। माइकल और मैग ने यहाँ भी मेरी तकनीक इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके माहिर नहीं थे। चुनाचे उन्हें इस तरह चलते रहने में दिक्कत पेश आ रही थी। चंद लम्हों के बाद हम नजदीक पहुंचकर कैबिनों की सुनगुन लेने लगे, लेकिन वही खामोशी, वही सन्नाटा, किसी इंसानी वजूद का पता नहीं चलता था। मैं एक कैबिन में झांकने लगा। मेरी देखा देखी माइकल और मैग भी करीब आ गए और हम चारों तरफ घूम फिर कर उन कैबिनों को देखने लगे। कतई कोई बात नहीं थी। चुनाचे हमने एक बुलंद जगह खड़े होकर मिस्टर ऑस्टिन को इशारा किया। मकसद ये था कि वो लोग भी यहाँ पहुंच जाएं। हमारा ये इशारा देख लिया गया और कुछ देर के बाद मुसाफिरों का काफिला उस तरफ आने लगा। उन लोगों के रास्ते में कोई मज़ाहमत नहीं थी। चुनाचे मैं मैग और माइकल को वहीं छोड़कर खुद एक कैबिन की जानिब बढ़ गया। ये कैबिन दूसरों की निस्बत ज्यादा कुशादा और मजबूत था। कैबिन में दाखिल होकर मेरे मुंह से हैरत और मुसर्रत की एक चीख निकल गई। निहायत आरामदेह कैबिन था। जरूरत की चीजों से भरा हुआ, मिट्टी से जलने वाला स्टव और कई हीटर मौजूद थे। गर्म और कीमती कंबलों का एक अंबार था। दीवारों पर लकड़ी के लंबे लंबे तख्ते जड़कर वो डिब्बे रखे गए थे जिनमें खाने पीने की चीजें बंद थी। मैं शिशदर रह गया। जिन कैबिनों में मैंने अब तक झांका था उनमें कुछ भी नहीं था। मुमकिन है सिर्फ कैबिनों में जिंदगी के आसार हों। मैं उस कैबिन से निकलकर उसके बिल्कुल करीब एक दूसरे कैबिन में दाखिल हुआ। ये भी बड़े और कुशादा कैबिनों में से एक था। वस्त में लकड़ी की एक बहुत बड़ी मेज बिछी हुई थी और उस पर खाने के झूठे बर्तन, टीन की प्यालियां और मग पड़े हुए थे। इन प्यालियों और मग्गों की तह में जो कहवा बच गया था वो सर्दी के बायस जम गया था। मैंने एक मग में उंगली डालकर कहवे की सख्त तह को तोड़ने की कोशिश की। उसने मेरी उंगली के दबाव को फौरन कबूल कर लिया और तह टूट गई। साफ जाहिर था कि जो लोग उन कैबिनों में रह रहे थे उन्हें यहाँ से गए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। लेकिन वो कहाँ चले गए? यहाँ ये खामोशी क्यों है? मैंने परेशान होकर सोचा और फिर दूसरे कैबिनों का जायजा लेने लगा। 4 कैबिनों में ये सामान मौजूद था। बाकी कैबिन खाली पड़े थे, उनमें कोई सामान नहीं था। लेकिन ये 4 कैबिन ऐसे थे जिनमें जरूरियात जिंदगी की तकरीबन तमाम चीजें मौजूद थीं और ये सब हमारे काम आ सकती थीं। मैंने बाहर निकल कर देखा, काफिला अभी कैबिनों के नजदीक नहीं पहुंचा था। अलबत्ता वो खासा फासला तय कर चुका था। मैग और माइकल उन लोगों की निगरानी कर रहे थे और कुर्बो जवार पर निगाह भी रखे हुए थे। मैं कैबिनों के अकब में इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। कई जगह बर्फ पर मुझे टायरों के निशानात नजर आए और मेरे इस शुबे की तस्दीक हो गई कि उन लोगों को यहाँ से गए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी। फिर मैं भी माइकल और मैग के पास पहुंच गया। काफिले वाले अब बिल्कुल नजदीक आते जा रहे थे। उनके चेहरों पर गहरा तजस्सुस फैला हुआ था। माइकल ने घूमकर मुझे देखा और आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। उसने सवाल किया, आप इन कैबिनों में क्या तलाश कर रहे थे मिस्टर अली? मैंने जवाब दिया, जरूरियात जिंदगी का सामान। माइकल ने पुरमजाह अंदाज में कहा, ओ, क्या वो इन कैबिनों में मौजूद है? मैंने कहा हाँ, और माइकल चौंक कर मुझे देखने लगा। बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि जरूरियात जिंदगी का तमाम सामान इन कैबिनों में मौजूद है। मैग हैरत से बोला, क्या वाकई? मैंने कहा हाँ, आपको वाकई हैरत हुई होगी। उसने कहा, लेकिन जिन कैबिनों में हमने देखा था वहां तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, यह भी दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब हम कैबिनों के अकब से झांक रहे थे तो हम में से कोई ऐसे किसी कैबिन को न देख सका था जिसमें वो सामान मौजूद है। अभी जब ये लोग करीब आ जाएं तो आप जरा उन कैबिनों का जायजा लें और देखें कि वहाँ क्या कुछ मौजूद नहीं। माइकल ने कहा, खुदा की पनाह, लेकिन कोई इंसान नहीं है यहाँ। मैंने कहा, यही तो दिलचस्प बात है मिस्टर माइकल। यूं लगता है जैसे उन्हें यहाँ से गए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन वो कहाँ गए इसका अंदाजा नहीं हो रहा, जबकि बर्फ की सफेद सतह दूर दूर तक सुनसान पड़ी हुई है। माइकल बोला, ताज्जुब की बात है,
वाकई ताज्जुब की बात है मिस्टर मैग, अगर आप यहाँ रुकें तो मैं जाकर उन कैबिनों को देख लूं। मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैग ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। माइकल मेरे साथ बड़े कैबिन के अंदर गया। उसने उस कैबिन को देखकर शदीद ताज्जुब का इजहार किया। एक एक चीज को छू छू कर देखने लगा। जमी हुई प्याली से कहवे का एक टुकड़ा निकाल कर जबान पर रखा और फौरन थूक कर बोला, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये कहवा 2 रोज से ज्यादा पुराना नहीं। इसका मतलब है कि उन्होंने 2 रोज कबल ये जगह छोड़ दी थी। मैंने कहा, लेकिन वो गायब कहाँ हो गए? उन्होंने ये सारी प्लानिंग तैयारा पहाड़ों में उतारने के लिए की थी, तो फिर वो यहाँ से गायब कहाँ हो गए? ये मेरा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।